कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक डीमन दिखाया जाता है। डीमंस पहले इंसानों के साथ ही रहा करते थे और इंसानों को प्रॉब्लम होने पर या फिर उन्हें कोई परेशानी होती थी तो डीमंस उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट करते थे। सीन शिफ्ट होता है। दोही नामी एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि सुनसान रास्ते में भागते हुए कहीं जा रही होती है। सामने से किसी को आते हुए देखकर सोचने लग जाती है कि ये मेरा दोस्त है या फिर दुश्मन, जो कि मुझे मारने आया है या फिर बचाने। सीन शिफ्ट होता है। 200 साल पहले दिखाया जाता है कि एक चर्च में बहुत सारे लोग प्रेयर कर रहे थे, जहाँ पर अचानक से एक डीमन पहुँच जाता है और उसका नाम गोवन था। तो उसको देखकर डीमन आ गया बोलकर भागने लग जाते हैं और वही एक छोटी बच्ची उसके ऊपर क्रूस फेंक कर मारती है, जिससे कि उसके गाल पर एक निशान बन जाता है। बच्ची को वो क्रूस वापस देखकर वो मुस्कुराते हुए बाहर जाता है और उसके गाल का निशान भी बिल्कुल ठीक हो जाता है और साथ ही चुटकी बजाते हुए इसकी ड्रेस भी चेंज हो जाती है। और डीमन बाहर आकर बोलता है कि इंसान के सिर्फ 3 दुश्मन होते हैं। पहला उनका शरीर, दूसरी उनकी ज़रूरतें और तीसरा इवल स्पिरिट्स। थोड़ा बाहर आकर उसके सामने ही एक आदमी अपना पेट भरने के लिए मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सब जगह तो मछली थी ही नहीं और उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था। गोवन के चुटकी बजाते ही बहुत सारी मछलियाँ पानी में ज़ोर ज़ोर से उछलने लग गई थी। वो आदमी उसे देखकर काफ़ी शॉक हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम आखिर हो कौन? कहीं तुम कोई गॉब्लिन, ड्रैगन किंग या फिर 9 टेल फॉक्स तो नहीं? गोवन गुस्सा होते हुए बोलता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे मुझे स्पिरिट गॉब्लिन और बूढ़े जैसे दिखने वाले ड्रैगन किंग और कुत्ते की तरह बदबू मारने वाले 9 टेल फॉक्स से कंपेयर करने की? मैं कोई और नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड का डीमन गोवन हूँ, जिसे तुम सारे इंसान इवल स्पिरिट्स बुलाते हो। साथ ही वो उसे 10 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए बोलता है कि 10 सालों तक तुम बिल्कुल भी भूखे नहीं रहोगे, लेकिन उसके बाद इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम्हारा शरीर मर जाएगा और तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए अंडरवर्ल्ड में चली जाएगी। वो आदमी कहता है कि अंडरवर्ल्ड, भला ये क्या चीज़ है? तो गोवन बोलता है अंडरवर्ल्ड यानी नर्क। वो आदमी इतना भूखा था कि उसने कुछ भी नहीं सोचा और वो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मान जाता है और इसी तरह से डीमंस लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर जो भी उन्हें चाहिए उसका लालच देकर उसे अपने जाल में फंसा लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट यानी 2023 में दिखाया जाता है, जहाँ पर हम दोही को देखते हैं जो कि कोरिया के सबसे बड़े फूड कंपनी मीरे की सीईओ है और अपने काम को लेकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, जो कि इतनी यंग एज में इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुकी है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी मैडम जो है, जिन्होंने बचपन में ही दोही के पेरेंट्स के मरने के बाद उसे अडॉप्ट कर लिया था और उसे अपनी कंपनी यानी कि मीरे का सीईओ बनाया है। ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मैडम जो चाहती है कि उनके मरने से पहले उसकी दोही एक अच्छा सा लड़का देखकर उसके साथ सेटल हो जाए, इसीलिए वो हमेशा दोही के लिए ब्लाइंड डेट रखती है। बेचारी दोही को भी उनकी बात माननी पड़ जाती है, क्योंकि वरना वो बोलती है कि मैं अपना इलाज नहीं करवाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ गोवन अपने ऑफिस में उन सारे घड़ियों को देख रहा होता है जो कि इंसानों की लाइफलाइन है, जिसके साथ गोवन ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था, जिनमें से एक माफिया बॉस की सोल को लेने के लिए वो पहुंचा हुआ होता है और टाइम को रोककर उसे अपने साथ चलने को कहता है। लेकिन वो माफिया बॉस उल्टा गोवन के ऊपर ही गुस्सा करता है। ज़बरदस्त लड़ाई होती है और फाइनली लास्ट में अपना गोवन ही जीत जाता है और उसकी सोल को ले जाता है और देखते ही देखते गोवन के ऑफिस की वो घड़ी भी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। यहाँ पर ना चाहते हुए भी बेचारी दोही को जो की बात माननी पड़ती है और उनकी फिक्स की हुई ब्लाइंड डेट पर जाना पड़ता है। लेकिन वहाँ जाते ही उसे पता चलता है कि पूरा रेस्टोरेंट तो बुक हो चुका है और वो उस लड़के के पास जाकर बैठती है जो कि कोई और नहीं बल्कि गोवन था। वैसे तो दोही यहाँ पर बहुत एटीट्यूड में बैठती है और बोलती है कि मुझे इस ब्लाइंड डेट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जैसे ही वो गोवन का खूबसूरत चेहरा देखती है तो वो वहीं पर बैठ जाती है। डीमन को तो काफ़ी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने ये रेस्टोरेंट 1 महीने से बुक किया हुआ था ताकि वो आराम से यहाँ अकेले बैठकर खाना खा सके। दोही के इतने सारे सवालों से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगता है, क्योंकि ये तो उसकी ब्लाइंड डेट थी ही नहीं, बल्कि उसकी ब्लाइंड डेट तो दूसरे रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था और दोही गलत जगह पहुँच गई थी। गोवन की इतने रूड बिहेवियर को देखकर दोही उसे बोलती है कि मैं तो बस ऊपर वाले के ऑर्डर्स को फॉलो कर रही हूँ, जिससे कि डीमन को लगता है कि शायद इसे गॉड ने भेजा है और वो तो थोड़ा नर्वस हो जाता है और बोलता है कि आखिरकार तुम हो कौन। जैसे ही दोही फिर उसे अपना कार्ड निकाल कर दिखाती है तो वो समझ जाता है कि यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और हंसते हुए बोलता है कि तुम वो पहली इंसान हो जिसकी वजह से मैं थोड़ा नर्वस हो गया था। देखते ही देखते वहाँ पर उस माफिया बॉस के गुंडे भी पहुँच चुके थे। जैसे ही दोही वॉशरूम जा रही होती है तो वो वेटर से टकराने वाली थी जिसके हाथ में केक होता है, लेकिन गोवन उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और दूसरे हाथ से केक को बचा लेता है। ये सब देखकर तो दोही काफ़ी शॉक हो जाती है, क्योंकि उसका आज बर्थडे था और उसे तो यही लग रहा था कि गोवन ने ये सब कुछ सिर्फ उसके लिए किया है, लेकिन यहाँ पर मामला ही कुछ और था। पूरे 1 महीने का वेट करने के बाद इस रेस्टोरेंट को बुक करके गोवन ने अपना फेवरेट केक मंगवाया था। बस वो उसे खाने ही जा रहा था कि तभी माफिया गुंडे रास्ते में बार बार आ रहे थे। गोवन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो माफिया गुंडे उसे उस केक का एक बाइट भी नहीं लेने दे रहे थे और ऊपर से केक तोड़ भी दिया था। और फिर क्या,
सबको बहुत ही अच्छी तरह से धो दिया। ज़बरदस्त फाइट चल रही होती है सारे गुंडों को। पहले तो वो न्यूज़पेपर के अंदर खींच लेता है और एक एक करके सबको डराने के बाद सबको ही न्यूज़पेपर के अंदर डाल देता है। वही वॉशरूम के अंदर गलतफहमी का शिकार हुई दोही जैसे ही बाहर खुश होकर आ रही होती है तो गोवन से पूछती है कि केक कहाँ चला गया। गोवन को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो दोही को यहाँ से जाने के लिए बोलता है। वहीं दूसरी तरफ हमें मैडम जो की फैमिली के बारे में ये पता चलता है कि उनके 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 लड़के और 1 लड़की है। लेकिन उसके बाद भी जो दोही से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उन्होंने अपनी कंपनी का CEO भी दोही को ही बनाया है और इसी कारण उनके तीनों बच्चे दोही से काफ़ी चिढ़ते हैं और उसे अपना दुश्मन मानते हैं, जिसके कारण वो सब मैडम जो के बाद दोही को चेयरपर्सन बनने से रोकना चाहते हैं और खुद उसकी जगह लेना चाहते हैं। दोही भागते हुए जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाती है क्योंकि मैडम जो ने उससे झूठ बोला था कि वो बस मरने ही वाली है। लेकिन दोही को उनके नाटक के बारे में पता चल जाता है और उनसे नाराज़ हो जाती है। वही फ्लैशबैक के सीन में हमें पता चलता है कि मैडम जो ने बचपन से ही दोही को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है और यहाँ तक कि उसके कॉलेज के बॉयफ्रेंड से भी उसका ब्रेकअप मैडम जो ने इसलिए करवाया था क्योंकि वो दोही के लायक नहीं था और उसे चीट कर रहा था। ब्लाइंड डेट पर मिले हुए लड़के को बहुत ज़्यादा हैंडसम और चार्मिंग बोलने पर जैसे ही फिर मैडम जो ने उसे रियल वाले ब्लाइंड डेट की फ़ोटो दिखाती है, दोही तो काफ़ी शॉक हो जाती है और उसे सब समझ में आ जाता है कि मैच मेकिंग वालों ने उसे सेम रेस्टोरेंट के दूसरे ब्रांच का एड्रेस दे दिया था। वो गलत ब्लाइंड डेट पर चली गई। दूसरी तरफ गोवन जाकर सीधा अपने सेक्रेटरी मिस्टर पार्क से मिलता है, जो कि दोस्तों कोई और नहीं बल्कि जॉसन एरा का 200 साल पुराना वही भूखा आदमी था जिसके साथ में गोवन ने डील की थी, लेकिन अब उसने काफ़ी ज़्यादा उसे एक्सटेंड कर दिया है और इसलिए वो अब तक उसके साथ में है। यहाँ पे ना चाहते हुए भी दोही को मैडम जो के जिद करने पर अपना बर्थडे मनाना पड़ जाता है और वो अपना बर्थडे इसलिए नहीं मनाती क्योंकि उसके बर्थडे के दिन ही उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। गोवन अपने ऑफिस में अपने सुपर पावर से अपना सारा काम कर रहा था जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लग रहा था। तभी सेरी नाम की एक लड़की वहाँ पे चिल्लाते हुए पहुंच जाती है और बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम ब्लाइंड डेट पर गए थे, जहाँ पर उस लड़की के साथ मिस्टर पार्क भी थे। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि पिछले जन्म से ही ये दोनों गोवन के साथ में हैं। गोवन ने इन दोनों के ही कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड किया था क्योंकि वो अकेला नहीं रहना चाहता, जिस बात को वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता। इसीलिए ये दोनों हमेशा उसे छेड़ते रहते हैं और साथ ही सेरी का तो गोवन पे क्रश भी है। वही दूसरी तरफ दोही बीच पर बैठे हुए अपने पेरेंट्स के साथ बिताए हुए सारे खूबसूरत पलों को याद कर रही होती है और साथ ही टाइम को देखते हुए बोलती है कि फाइनली मेरा शापित बर्थडे अब खत्म हो चुका है। जैसे ही वो वहाँ से उठकर जा रही होती है, जब वो कैब में बैठती है तो वहाँ पर उसे ये मालूम चलता है कि जिस कैब को उसने बुलाया था वो तो ये वाली है ही नहीं और वो ड्राइवर एक खूनी था जो कि सीधा उसके ऊपर अटैक करने लगता है। दोही जैसे तैसे उससे बच के बाहर जाती है। वही डीमन भी अपना अगला शिकार ढूंढ रहा था, जहाँ पे उसे दोही भागते हुए दिखती है और ये वही सीन है जो कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। गोवन दोही से ये बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, पर उससे पहले तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। दोही तो काफ़ी गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि यहाँ पे मैं मरने वाली हूँ और तुम्हें तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट की पड़ी है। लेकिन बाद में दोही कॉन्ट्रैक्ट के लिए मान जाती है तो गोवन जाके उस खूनी आदमी को मारने जाता है और उसकी बॉडी को सीधा कार के ऊपर फेंक देता है। दोही तो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और ब्रिज के पास जाकर छुप जाती है। गोवन आकर उसको अपना हाथ देता है और उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थी। दोही का हाथ छूते ही गोवन का टैटू जोरों से चमकने लग जाता है और वो खूनी भी जोर से गाड़ी चलाते हुए आ रहा होता है। जैसे ही गोवन उसे चुटकी बजाकर रोकने की कोशिश करता है तो उसकी पावर काम नहीं करती। दोनों फिर ब्रिज से नीचे गिर जाते हैं और गोवन बेहोश होकर डूबने लग जाता है, लेकिन दोही को होश था और जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ती है तो गोवन का टैटू दोही के हाथ में आ जाता है। जैसे ही उसे होश आता है वो अपने आप को नदी किनारे पाती है। जैसे ही गोवन ने दोही के हाथों में अपना टैटू देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। जैसे ही गोवन उसे छूता है तो बहुत ज़ोर से लहर आती है और पानी उनके ऊपर बस गिरने ही वाला होता है, लेकिन वो रुक जाता है, जिसे देखकर वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि अब गोवन की पावर्स जो काम करने लग गई थी। तभी दोही वहीं पर बेहोश हो जाती है और फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि जब गोवन का टैटू दोही के हाथ में आ गया था तो वो बेहोश हो गई थी, लेकिन गोवन को उस टाइम होश आ गया था और वही उसे बाहर निकाल कर लाया था। दोही को सीधा हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, उसे कुछ भी याद नहीं था। गोवन भी वही था और उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहा था। दोही को तो यकीन ही नहीं होता कि अचानक से इतना रूड इंसान इतना स्वीट कैसे बन गया और दोही अपने हाथ पर टैटू को देखकर बोलती है कि ये तो कितना ज़्यादा भद्दा और गंदा है, अचानक से मेरे हाथ पर कैसे आ गया। उसे मिटा रही होती है और उसे धोने जा रही होती है। गोवन उसे हर हाल में रोकने की कोशिश कर रहा होता है और बोलता है कि इससे दूर रहो, इसे ख़राब मत करो, और वैसे भी ये मेरा है, मुझे नहीं पता कि ये तुम्हारे हाथ में कैसे आ गया। दोही के मारने से पहले ही गोवन अपनी पावर से उसका हाथ रोक लेता है, लेकिन जैसे ही उसका हाथ दोही के हाथ से छूटता है तो गोवन को बहुत ज़ोर से चाटा लगता है। बेचारा गोवन दूर जाकर गिर जाता है। गोवन का तो पूरा गाल ही लाल हो गया था। उसके बाद गोवन उसके पास जाकर बोलता है कि मुझे तुम्हें बचाना ही नहीं चाहिए था। दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बहस हो जाती है कि तभी वहाँ पर पुलिस
वाले उस खूनी के खिलाफ उनसे पूछताछ करने के लिए पहुंच जाते हैं और उन दोनों को साथ में देखकर बोलते हैं कि आप पर हमला हुआ तो आप लोग साथ में ही थे ना, लगता है कि आप लोग कपल हो और जल्दी शादी करने वाले हो। वो दोनों जोर से चिल्लाते हुए मना करते हैं। दूसरी तरफ गोवन को आता हुआ देखकर मिस्टर पार्क उस डीमन बुक को छुपा लेते हैं जिसे वो छुप कर पढ़ रहे थे, जिससे ये पता चलता है कि अगर डीमन कोई नया डील नहीं कर पाए और साथ ही इंसान का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर उसकी सोल को टाइम पर कलेक्ट नहीं कर पाए तो फिर उस डीमन को कभी ना खत्म होने वाली आग में मिलियन सालों तक के लिए जलते हुए छोड़ दिया जाता है। गोवन फिर मिस्टर पार्क को दोही की सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बोलता है और बातों ही बातों में मिस्टर पार्क देख लेते हैं कि गोवन के हाथ में उसका टैटू नहीं है, जिससे कि वो तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और मिस्टर पार्क गोवन की पावर्स चेक करने के लिए उसके ऊपर पानी डाल के देखते हैं, लेकिन इस बार उसकी पावर्स काम नहीं करती। ये देखकर मिस्टर पार्क काफ़ी दुखी होते हैं, लेकिन गोवन भी कहाँ कम था। अपने पावर्स चले जाने पर भी वो अपने उसी एटीट्यूड में स्टाइल मारते हुए नेक्स्ट सोल को कलेक्ट करने के लिए पहुंच जाता है और कहता है कि मुझे तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैं तो सोल कलेक्ट कर ही लूँगा। लेकिन वहाँ जाते ही गोवन की हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बॉक्सर का जो था जिसने डीमन के साथ जाने के लिए साफ साफ इनकार कर दिया था। दोनों में ज़बरदस्त फाइट चल रही होती है और यहाँ पर फाइनली गोवन को पता चल जाता है कि भाई बिना पावर्स के तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं कि वो खूनी अपने चेहरे से मास्क उतारता है और उसके रूम में बहुत सारे मास्क रखे थे, बहुत सारे लोगों की फ़ोटोज़ भी लगी हुई थी, जिससे ये पता चलता है कि ये तो बहुत ही बड़ा वाला शातिर मर्डरर है जो कि अब दोही के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन ऐसा क्यों, ये तो आपको आगे पता चल ही जाएगा। और उसी टाइम पर वहाँ पर हाउस ओनर पहुँच जाता है रेंट मांगने के लिए, जिसने ये रूम कुछ स्टूडेंट को दिया था, लेकिन वो स्टूडेंट तो अचानक गायब ही हो गए, जिन्हें किसी और ने नहीं बल्कि इसी आदमी ने मारा था। वैसे ही ये आदमी बहाना बनाकर उस हाउस ओनर को भी अंदर बुला लेता है और उसे भी बड़ी बेरहमी से मार डालता है। मैडम जो भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी थी, तभी दोही उनसे मिलने के लिए आती है और उनसे पूछती है कि क्या ऐसा कुछ है जो आप मुझसे छुपा रही हो। और ये सुनते ही मैडम जो तो थोड़ा सोच में पड़ जाती है। जहाँ तक मुझे याद है मैंने तुमसे अभी तक कुछ भी नहीं छुपाया, लेकिन कुछ ना कुछ तो बात थी जो वो छुपा रही थी। तभी वहाँ पर मैडम जो का भतीजा सियोक वहाँ पर पहुँच जाता है और दोही के साथ में बात करता हुआ देखकर मैडम जो उनसे बोलती है कि वैसे भी तुम दोनों बचपन से ही साथ में हो और काफ़ी अच्छे दोस्त भी हो, तो मुझे लगता है कि दोनों को आपस में ही शादी कर लेनी चाहिए। हंसते हुए दोही बोलती है कि अरे आप फिर से शुरू हो गई। और वही दूसरी तरफ हम गोवन को देखते हैं, जिसने दोही के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली थी और उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा होता है। यहाँ सोहन को दिखाया जाता है जो कि मैडम जो की बेटी है और दोही से बहुत ज़्यादा जलती है और इसलिए उसने उसकी कंपनी के 10% शेयर्स को गिरा दिया था, जिस बात से वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। लेकिन दोही भी वहीं पर होती है और उसे वार्निंग देते हुए बोलती है कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो वो भूल जाएगी कि वो मैडम जो की बेटी है और साथ ही वो उसकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की सारी न्यूज़ मीडिया तक पहुँचा देगी। और ये सुनकर तो सोहन भी काफ़ी शॉक हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मैडम जो चर्च में फादर के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हुए बोल रही होती है कि मैं जानती हूँ कि मैं नर्क में जाऊँगी, लेकिन उससे पहले दोही को सब कुछ सच सच बताना चाहती हूँ। और वही फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब दोही के मॉम डैड की डेथ हुई थी तो गाड़ी के ब्लास्ट होने के टाइम पर मैडम जो भी वहीं पर थी, तो आखिर ऐसी कौन सी गलती उनसे हुई है जिसका उन्हें इतना ज़्यादा गिल्ट है, ये सब हमें आगे पता चल जाएगा। यहाँ पर हमें मिस्टर पार्क के पास्ट लाइफ की कुछ स्टोरी दिखाई जाती है, जिनमें से एक जन्म में तो वो मछुआरा था, लेकिन दूसरे जन्म में वो एक रेस्टोरेंट का मालिक हुआ करता था, लेकिन उसका रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा लॉस में जा रहा था, इसलिए वो सुसाइड करने जा रहा था। पर तभी वहाँ पर गोवन सही टाइम पर पहुँचता है और उसके साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन कराते हुए बोलता है कि तुम ऐसे ही 10 रेस्टोरेंट के मालिक बन जाओगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के ख़त्म होते ही तुम्हें फिर अंडरवर्ल्ड में जाना होगा। और जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के लिए मिस्टर पार्क के हाथ में पिन मारकर उनका ब्लड ले रहा होता है, तो उसी टाइम पे मिस्टर पार्क को अपने पास्ट लाइफ की सारी बातें याद आने लग जाती है, जब वो मछुआरे थे और तब भी गोवन ने उनसे वही कॉन्ट्रैक्ट पहले भी साइन करवाया था, जिसके बाद से ही उसकी लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही थी। और ऐसे ही फिर एक दिन मछलियाँ खाते खाते उसकी मौत हो गई और उसके बाद उसने अपने आप को सीधा नर्क में देखा, जहाँ पर उन सारी मछली की आत्मा ने मिलकर उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था। सब कुछ याद आने के बाद वो तो उल्टा गोवन को ही मारने लग जाता है, लेकिन उसने कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर लिया था। और ऐसे ही मिस्टर पार्क गोवन की बातों में दोबारा फंस गए थे और अपने 2 जन्मों से वो उसके साथ में ही है। यही सब कुछ सोचते सोचते मिस्टर पार्क बोल रहे होते हैं कि काश बॉस की पावर उनके पास में ही होती तो ऐसे ही आसानी से बाकियों से भी अपना काम निकलवा लेते। तभी वहाँ पर सरी पहुँच जाती है और सब कुछ सुन लेती है और सरी बोलती है कि क्या बॉस की पावर उनके पास में नहीं है, और चाकू की नोक पर मिस्टर पार्क से सब कुछ उगलवा लेती है कि वो टैटू अब दोही के हाथ में है, यानी सारी पावर्स भी उसी के पास है। वहीं दूसरी तरफ गोवन ने दोही से झूठ बोलकर उसे बुलाया होता है कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार हूँ, लेकिन उसका इतना हैंडसम और चार्मिंग चेहरा देखकर दोही तो उसे देखती ही रह जाती है
और वो बोलती है कि तुम तो इतने ज़्यादा चमक रहे हो तो किस एंगल से बीमार हो गए हो। लेकिन डीमन का तो ये प्लान था दोही को अपने पास बुलाने का, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसे अपनी पावर्स यूज़ करनी है तो उसके लिए उसे अपना टैटू चाहिए जो कि दोही के हाथ में है, और जब तक दोही उसके साथ रहेगी वो अपनी पावर्स यूज़ कर सकता है। और ऐसे ही जल्दी से वो उस बॉक्सर के पास पहुंच जाता है जो कि अपने दोस्तों के साथ घर जा रहा था। गाड़ी को एकदम से उसके सामने लेकर आ जाता है और अपने हाथ से जैसे ही वो एक इशारा करता है बॉक्सर की वहीं पर मौत हो जाती है। बॉक्सर के सोल वाला कॉन्ट्रैक्ट भी वहीं पर जल जाता है और साथ ही गोवन के ऑफिस की वो लाइफ टाइम वाली वॉच भी गायब हो जाती है। और इस तरह से गोवन पनिशमेंट से भी बच जाता है और दोही तो उसे देखती ही रह जाती है और पूछती है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और बाद में वो उसे बीच के साइड पर लेकर जाता है और बोलता है कि अब बस एक और काम बाकी है, और वहाँ पर गाड़ी में कुछ लोगों का रोमांस चल रहा होता है। दोही तो कुछ और ही समझने लग जाती है और बोलती है कि हम तो बस अभी अभी मिले हैं और एक दूसरे को डेट भी नहीं कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ सही होगा। लेकिन जैसे ही उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती है तो वो काफ़ी नर्वस फील करने लग जाती है कि वो क्या उटपटांग सोच रही थी, जबकि गोवन तो बस बीच के साइड में घूमना चाहता था। लेकिन फिर देखते ही देखते वो तो सीधा उसे लेकर पानी में कूद जाता है और बार बार अपने टैटू को बोल रहा होता है कि मेरे हाथ पर वापस आ जाओ। बहुत देर तक वो दोनों पानी में रहते हैं जिससे कि दोही की सांसें बंद होने लग जाती है। वो जल्दी से पानी के बाहर आती है और गोवन के ऊपर काफ़ी गुस्सा होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।